सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो आप सभी को पता है, अनुच्छेद 21A में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 350 में ये कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बाल अधिकार का प्रस्ताव सबसे पहले पारित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। यहाँ पर देखिए, उपयुक्त सभी आंसर नहीं दिया है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया 20 नवंबर 1989 को, उसके बाद फिर भारत सरकार ने भी पारित किया था, लेकिन सबसे पहले जो आएगा वो आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसीलिए यहाँ पर आपको पता है कि 20 नवंबर को हम बाल अधिकार दिवस भी मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया होता उपयुक्त सभी तो हम उपयुक्त सभी लगाते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा का विषय है। आप सभी को पता है, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। फिर है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? अगर आपने सुपर फास्ट क्लास देखी होगी, मास्टर क्लास देखी होगी, राजन और पवन सीरीज के सारे वीडियोस देखे होंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन आज सही होंगे। तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था, आपको पता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा, 1854। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो हंटर आयोग के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके अध्यक्ष हंटर थे। इसके बाद देखिए, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है? आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई जो है, यही संस्था है जो पूरे देश में जितने भी कोर्सेज चलते हैं, चाहे बीटीसी के हो या डीएलएड या फिर बीएड के हो, सभी को मान्यता कौन देता है? एनसीटीई देती है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ। ये भी आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बताया है वीडियोस में। फिर देखिए, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया दोस्तों। जब मैंने मास्टर क्लास बनाई थी उसमें तो बताया ही है कि 15 अगस्त 1995 से पोषाहार वितरण योजना शुरू हुई और सितंबर 2004 से स्कूलों में पका पकाया भोजन मिलना शुरू हुआ। तो पोषाहार वितरण योजना 1995 में 15 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, मध्याह्न भोजन योजना का क्या उद्देश्य है? दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन, कोई भी योजना जब स्कूलों में बनती है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, कोई भी योजना जब बनती है तो वह बच्चों के नामांकन में, स्कूलों में क्या हो, बच्चे अधिक नामांकन कराएं, यानी कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में एडमिशन करवाएं। तो मध्याह्न भोजन योजना का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो यही है कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो। ठीक है, एक बार आप लोग देखिएगा कि एक बार एग्जाम में ऑप्शन 1 सही माना गया है, एक बार ऑप्शन 4 सही माना गया है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, अगर आपने ये ऑप्शन लगाया है तो भी आपका सही है, और अगर आपने ऑप्शन 4 लगाया है, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, तो ऑप्शन 4 भी सही है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दोनों ही सही है, क्योंकि किसी को भी आप गलत नहीं कह सकते हो। मैंने फिर कहा कि मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर रही हूँ कि मध्याह्न भोजन योजना का जो उद्देश्य है वो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना है। ठीक है, सबसे पहला जो भी कोई भी योजना बनती है स्कूलों में, तो उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की संख्या में वृद्धि हो। ठीक है, और यहाँ पर हम जबरदस्ती नहीं कोशिश करेंगे कि बच्चा नहीं विद्यालय में पूरे समय तक रुका ही रहे। तो इसीलिए यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन को गलत नहीं कह सकते पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो उपयुक्त सभी, ये भी सही होगा, और अगर आपने खाली ऑप्शन 1 लगाया है तो भी सही है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है, नवोदय विद्यालय भी है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी है। तो ऑप्शन 4 जो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र है शहरी, नगरीय, ग्रामीण या फिर मेट्रो? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां पर बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 जो है यही सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1901 में।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स ग्रांट को हम मानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया? तो आपको पता है कि बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी 20 नवंबर 1989 को। ठीक है, और दोस्तों इसको 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार ने भी इसको अपनाया। ठीक है, इसके बाद देखिए वुड के घोषणा पत्र के 2 गुण बताए। यहाँ पर पूछा गया है कि 2 गुण बताइए। दोस्तों जो वुड का घोषणा पत्र है इसमें सबसे पहले तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही गई थी और सबसे पहले इसी में शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत करने की बात की गई थी और शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की बात की गई थी। जिस प्रकार से आज बीएड और बीटीसी के विश्वविद्यालय को आप देखते हैं, महाविद्यालय जो खुले हुए हैं हर जिले में, इसी प्रकार से जो वुड का घोषणा पत्र उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का भी सुझाव दिया गया था वुड के घोषणा पत्र में। तो दोस्तों इसके अलावा इस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि भारतीयों की शिक्षा का जो दायित्व है सरकार का ही है कि जो भारतीय हैं उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। ठीक है, इसके अलावा जन शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देने की बात कही गई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 उद्देश्य बताएं। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति आप सभी को पता है कि 14 जुलाई 1964 को हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। तो दोस्तों जो कोठारी आयोग था इसकी स्थापना का सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कि जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधार किए जाएं तथा परिवर्तन हेतु इस प्रकार सिफारिश की जाए जिससे कि शिक्षा प्रणाली देश के परिवर्तित हुई आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी सिद्ध हो सके। यानी कि शिक्षा ऐसी दी जाए जो समाज की आवश्यकताओं को पूरी कर पाए। इसके बाद है यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं? दोस्तों राइट आंसर है 23 खंडों में। कितने खंडों में? 23 खंडों में। जो यशपाल समिति है उसको कुल कितने खंडों में बांटा गया है? इसके जितने भी सुझाव दिए गए थे वो 23 खंडों में। फिर देखिए पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य बताइए। तो अभी आपने बहुविकल्पी जो क्वेश्चन थे उसी में आपने देखा कि जो पोषाहार वितरण योजना जो कि 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई, इसके पहला जो प्रमुख उद्देश्य है वो है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, दूसरा है बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। फिर है सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं बताइए। तो सर्व शिक्षा अभियान किस लिए चलाया गया? आप सभी को पता है कि प्रत्येक बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो और सभी लोग क्या हो, देश के सभी नागरिक शिक्षित हो। फिर है हंटर आयोग यहाँ पर होगा, मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? दोस्तों जो हंटर आयोग है इसने प्रमुख रूप से कहा था कि धार्मिक शिक्षा को स्कूलों में प्रोत्साहन ना दिया जाए, यानी कि किसी विशेष धर्म की शिक्षा विद्यालयों में ना दी जाए। बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यहाँ पर ये हंटर आयोग ने सिफारिश की थी। इसके अलावा अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए, यानी कि विद्यालयों को जितने फंड की जरूरत है वो शिक्षक छात्र अनुपात को ध्यान में रख करके ही दिया जाए। ठीक है, देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करके पूर्ववत चलने दिया जाए, ये सुझाव दिए गए थे हंटर आयोग के द्वारा। फिर देखिए डीपीपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। तो दोस्तों सबसे पहला उद्देश्य यही है कि जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनका बेसिक शिक्षा में या प्राथमिक शिक्षा में जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनका सही प्रकार से क्रियान्वयन हो। दूसरा सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से मिले। और इस परियोजना को फंड कौन करता है? विश्व बैंक करता है, ये तो आपको पता ही है। फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि 1600 ईस्वी में प्रवेश हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 मिशनरी स्कूलों की 2 विशेषताएं बताइए। दोस्तों जो मिशनरी स्कूल होते थे इनमें जो मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती थी, जो शिक्षा का माध्यम थी वो अंग्रेजी भाषा थी और ये ईसाई वर्ग के लोग ही इस मिशनरी स्कूलों को चलाते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? दोस्तों 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग्स ने बहुविकल्पी क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार बताया है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। मैंने कहा भी, आपको बताया भी कि हंटर आयोग ने धार्मिक शिक्षा का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि किसी विशेष धर्म की या किसी भी धर्म की शिक्षा विद्यालय में ना दी जाए, स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया था, तो आपको यही लिखना था यहाँ पर। फिर है किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? दोस्तों तो आपको मैंने बताया है कि छनाई का सिद्धांत है ये किसने दिया है? लॉर्ड
मैकाले ने दिया है और उन्होंने क्या कहा है कि समाज के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए और वो शिक्षा छन छन करके समाज के निचले वर्ग तक के लोगों को पहुंचे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बताइए। दोस्तों यहाँ पर नई शिक्षा नीति की बात की गई है। ये जो नई शिक्षा नीति है इसकी बात नहीं की गई है। 1986 की जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में बात की गई थी। इसको भी हम नई शिक्षा नीति के नाम से ही जानते हैं। तो इसके 2 दोष पूछे गए हैं 1986 की शिक्षा नीति के, ना कि 2020 की शिक्षा नीति के। दोस्तों यहाँ पर जो 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसमें स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया कि केंद्र सरकार के क्या दायित्व होने चाहिए, राज्य सरकारों के क्या दायित्व होने चाहिए। किसी एक सरकार के ऊपर उत्तरदायित्व नहीं बताया गया कि कौन शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देगा। तो एक तरीके से ये भी क्या था, इसका दोष ही था। दोस्तों नई शिक्षा नीति 1986 में प्रौढ़ों की शिक्षा पर काफी चिंता व्यक्त की गई थी, लेकिन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय बढ़ाने के बजाय और कम कर दिया गया, जबकि प्रौढ़ों की शिक्षा और अच्छी होनी चाहिए थी। तो ये भी क्या एक तरीके से दोष ही है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, आचार्य राम मूर्ति समिति की प्रमुख 2 सिफारिशें बताइए। तो आचार्य राम मूर्ति समिति 1990 में बनी थी, आपको पता है। दोस्तों जो आचार्य राम मूर्ति समिति थी, इन्होंने जो पहली सिफारिश की थी वो ये की थी कि पिछड़े क्षेत्रों में, शहरी मलिन बस्तियों में, आदिवासी क्षेत्रों में और दलदली क्षेत्रों में या सूखा और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और तटीय इलाकों में ऐसे जगहों पर स्कूली तंत्र में सुधार करने के लिए विशेष धन आवंटित किए जाएं, जिससे यहाँ पर बच्चों की शिक्षा और बेहतर हो पाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने सुझाव दिया था महंगे निजी स्कूलों को सार्वजनिक स्कूल प्रणाली में सम्मिलित करने की संभावनाओं की खोज करना, इसके लिए प्रोत्साहन देने और कानून बनाने की बात भी इन्होंने की थी कि जो महंगे निजी स्कूल है इनको भी सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल किया जाए, सार्वजनिक स्कूल बनाया जाए, जिससे कि सभी को बराबर शिक्षा मिले। जिस तरीके से आज आप देखते हो कॉन्वेंट स्कूल है और सरकारी स्कूलों के बीच में एक गहरी खाई बनती जा रही, तो इसको इन्होंने कम करने की बात कही थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 1813 का पत्र 1833 के आज्ञा पत्र का क्या आशय है, प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के विषय में इसमें बताया गया था और ये मैंने पूरा आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है दोस्तों अच्छे से। इसमें किस तरीके से प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के बीच में जो खाई थी उसको किस प्रकार से खत्म किया गया था ये बताया गया है। यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए। तो 1992 में ये समिति बनी थी। 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। इन्होंने बस्ते के बोझ को कम करने के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं अपने रिपोर्ट में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की विशेषताएं पूछा है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आप सभी को पता है कि न्यूनतम सुविधाओं में किस प्रकार से हम बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दे सकते हैं, इसी के विषय में बताया गया। 1987 में ये योजना शुरू की गई थी, जिसमें 2 शिक्षक और 2 कमरों की बात की गई थी। इसके बाद देखिए बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य पूछा गया है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो बेसिक शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा बनाना और सुदृढ़ बनाना, इसी के विषय में इसमें बताया गया है। जितने भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं बेसिक विभाग में, उनका सही प्रकार से क्रियान्वयन करना। फिर देखिए संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है विद्यालय के अलावा जो समुदाय है वह भी इसमें प्रमुख रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है और आसपास के जो भी लोग होते हैं उन सभी का दायित्व है कि विद्यालय में बच्चों का नामांकन कराएं, जिससे संपूर्ण साक्षरता मिशन जो है ये पूरा हो। फिर लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में करिए। तो आपको पता है 1901 में इन्होंने शिमला शिक्षा सम्मेलन किया था और उसी में इन्होंने प्रमुख रूप से प्राथमिक शिक्षा के विषय में बात की थी। फिर देखिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित की गई, इसके प्रमुख 2 उद्देश्य बताइए। तो ऐसे बच्चे जो बहुत ही खतरनाक कारखानों में काम करते हैं, जहां पर खतरा होता है, ऐसी जगहों से जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, वहां पर ऐसे कल कारखानों से उनको निकाल करके उनको पुनर्वास परिषद में भेजना, जहां पर वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर पाए, उनके रहने की खाने की व्यवस्था करना। दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है ये 2007 में शुरू की गई और अगर राष्ट्रीय बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति पूछता है तो वो 1987 में शुरू की गई। ठीक है, राष्ट्रीय नीति कब शुरू की गई बाल श्रम पर अगर ये पूछता है तो ये हम बताएंगे 1987। और बाल श्रम परियोजना यहाँ पर पूछा है, आप देख सकते हो, तो ये 2007 से शुरू की गई। ठीक है, तो इससे बच्चों को बाल मजदूरी से बचा करके उनको शिक्षा की प्रमुख धारा से जोड़ना फिर से, ताकि बच्चे
अपनी शिक्षा पूरी कर पाए, जो उनकी प्राथमिक शिक्षा उनका अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की शिक्षा। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 38 में डीपीपी क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। आपको पता है कि बेसिक शिक्षा में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका सही प्रकार से क्रियान्वयन करना, ये पहला उद्देश्य है डीपीपी का। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य है कि सभी बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाएं, इसका भी ख्याल रखना या इसकी भी निगरानी करना। और इस संस्था को फंड कौन करता है? आपको पता है विश्व बैंक करता है। फिर है पी मोस्ट की मुख्य बातों का वर्णन करिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पी मोस्ट कार्यक्रम है, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो मूल संस्तुतियां थी उससे शिक्षकों को अवगत कराना, यानी कि जो जो चीजें उसमें बताई गई हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से बच्चों को उसके अनुसार पढ़ाना है, नई शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, इसी के विषय में शिक्षकों को बताना। फिर है एसओपीटी का पूरा नाम लिखिए, इसकी 2 विशेषताएं बताइए या 2 उद्देश्य बताइए। दोस्तों जो एसओपीटी है इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि इसके उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों, तो इसके उद्देश्य है जो सबसे पहला है वो ये है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जितने भी प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं उनमें दी जाने वाली जो सामग्री है उसका समुचित रूप से स्कूलों में उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अध्यापकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि बच्चों के अनुसार शिक्षा देना, बच्चों की योग्यता के अनुसार, बच्चों की क्षमता के अनुसार उनको शिक्षा देना। इसके अलावा न्यूनतम अधिगम स्तर की जो दक्षताएं हैं उन पर बल देना कि कम से कम हर बच्चे को जितना उस क्लास की न्यूनतम आवश्यकता है उतना हर बच्चे को आए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर उम्मीद करती हूँ आपने बहुत ही अच्छा किया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाए ही थे पहले से ही, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे कुछ भी नया नहीं देखने को मिला होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके फर्स्ट पेपर का भी सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक, सारे के सारे विषयों के सुपर फास्ट रिवीजन की लिंक, सारे विषयों के पवन राजन सीरीज के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे विषयों को देखिए, आप केवल देख करके ही चले जाओगे वीडियो तो भी आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा। आपको ये 2 पेपर देने के बाद तो आइडिया हो ही गया होगा कि अगर आपने खाली सारे वीडियोस को देखा ही होगा तो भी आपके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। दोस्तों चैनल से बने रहिए, और सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखी है, और अगर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम कमेंट में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।